अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं नामवर ओलंपियन जनाब ज़ैद अली ख़ान साहब। इनका तल्लक मटियाल से है जी। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में बतौर हॉकी ऑफिशियल अपनी खदमात सर अंजाम दी हैं इन्होंने। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हॉकी कब शुरू की। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने अपना टाइम निकाला। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे कैरियर का कि कहाँ स्टार्ट किया, कैसे हुआ, जब मुझे याद पड़ता है ये 1985 जब 84 सॉरी ये मैक्सिको ओलंपिक जब चल रहे थे तो वहाँ से शौक़ पैदा हुआ कि इस खेल को क्यों ना हम शुरू करें। और स्टार्ट मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बसाल से किया, मगर मेरी बेसिक जो स्टार्ट हुई वो मटियाल से, प्राइमरी स्कूल मटियाल से। और मेरे पहले कोच थे, मैं ज़रूर हर जगह भी उनको याद करता हूँ कि उस शख्स ने मुझे हॉकी पकड़ाई। उनका नाम है वहीद साहब। आपने ओलंपिक का एजाज़ पाया है, क्या अटक में ये एजाज़ पहले भी किसी को मिला है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए, अटक के लिए बहुत ही खुशाइन चीज़ है। और ओलंपिक में हिस्सा लेना एक बिग ऑनर्स है। और स्पेशली आप जब जाते हैं एज ए प्लेयर या उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एज ए ऑर्गेनाइज़र का हिस्सा बन के उस इवेंट को रन करना है, उससे बड़ी चीज़ है। और आपकी सर्विसेज को जब रिकॉग्नाइज़ करती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो रियली बात है, ये बहुत बड़ा ऑनर है। मुझसे पहले जो ओलंपियन गुजरे हैं, एक बहुत ही बड़ा नाम जाकिर हुसैन ओलंपियन। जब मैंने हॉकी शुरू की तो मटियाल के बाद जब मैं बसाल में गया तो उनके क्लब को ज्वाइन किया। जाकिर साहब का नाम दीवार चीन के नाम से भी जाना जाता है। 1968 मैक्सिको ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट लिया, उसके बाद उनके पास और भी बड़े एजाज़ात हैं। उनसे मुतासर होकर भी हमने जो है ना हॉकी को ज़्यादा बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश की। उनकी रहनुमाई में हमारे साथ रही। वो एक बहुत बड़े ओलंपियन हैं और उनको हमेशा अल्लाह ताला उनकी जवार रहमत में जगह दे। वो लास्ट ईयर दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। उसके बाद एक और ओलंपियन है और वो हैं हमारे इलाके से, और वो हॉकी के नहीं हैं, वो एथलेटिक के हैं, और वो हैं अब्दुल्ला खान साहब। वो मेलबर्न 1956 ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी उनकी एथलेटिक में, और उसमें 800 मीटर और 400 मीटर में वो इतने फिट रहे अपनी ज़िंदगी में। जब भी हम छोटे थे और अभी तक ये शर्फ बख्शा उन्होंने कि हम उनके पास बैठे और उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई। और बड़ी मोटिवेशन उन लोगों से भी मिली कि ये कौन लोग थे इस हमारे इलाके के। और वो एशिया में भी रहे, बहुत अच्छा उनका नाम रहा, बहुत अच्छे इवेंट में कम्पीट भी किया, इंडिया को और दूसरी कंट्रीज़ को भी। और वो अटक के इलाके मटियाल में रहे, और वो भी इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा चुके हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। वो हमारे लिए रोल मॉडल थे। मैं ओलंपिक के बाद अगर मैं और जिक्र करूं कि इस रूरल एरिया के अंदर, अटक शहर के नहीं, रूरल एरिया के अंदर, ये थटा हो गया, ये बसाल होगा और ये मटियाल। तो मटियाल में एक और अशरफ खान है जो एशियन गेम जापान में हिस्सा ले चुके हैं, वो मटियाल के हैं। उनकी तरबियत जर्मनी में करवाई गई पाकिस्तान में। उन्होंने भी सैफ गेम में मेडल लाए। नाम कर हम जिक्र करें या ज़रूरी होगा जिक्र करना, हमारे और एथलीट है नादिर खान, सैफ गेम में सारी दुनिया उनको जानती है। वो भी पहाड़ों में रहते हैं इधर। उसके बाद अगर मैं साथ में जाऊँ, थटा ओवैस पाकिस्तान का बॉक्सर, अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में वहाँ से मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। तो ये देखें, हमारे साथ साथ और भी बहुत बड़े नामवर स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स हमारी इस इलाके में पैदा हुए हैं। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें इनकरेज करना चाहिए उन लोगों को जो खिदमत करते हैं पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, और स्पेशली अपने इलाके की। और मैं अपने इलाके के लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप इनको इग्नोर ना करें। कोई भी बड़े फंक्शन हो, कहीं भी बड़ी मीटिंग्स हो, इन लोगों को ऑनर करें। ये हमारा फ़ख्र है, हमारे बड़े हैं, हमने इनको देख के मोटिवेशन ली और उन लाइन पे चले और हम ओलंपिक का हिस्सा बने। ये बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए, मेरी फैमिली के लिए और अटक के लिए। आप अब तक कितने ममालिक में पाकिस्तानी टीम की बतौर कोच या ऑफिशियल नुमाइंदगी कर चुके हैं? जहाँ तक तल्लक है पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ इन टाइटल मेरी, वो तो शुरू हुई 2017 में। मगर उसके मैं पीछे जाऊँ 2017 से पहले 15 साल क्या हुआ, तो वो है जब मैं यहाँ से नेवी में थे। नेवी में 96 को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं चला गया काज़ाकिस्तान, वहाँ डायरेक्टली मैं खेला भी। उसके बाद मैंने नेशनल वुमेन टीम की कोचिंग की, मेन टीम की तरह एशिया कप में पार्टिसिपेट किया एज ए कोच।
वहाँ से मैं सीधा बेल्जियम मैंने 2 साल लगे प्रोवेंशन टीम के साथ, और उसके बाद जो है ना वो क्लब्स के साथ। फिर 2007 आज़रबाईजान की नेशनल टीम में मैं आ गया। वहाँ हम रहे, यूरोपियन चैम्पियनशिप खेली। यूरोपियन जो है ना वहाँ पे काफ़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया, और वहाँ पे हमने काफ़ी कम्पीट किया यूरोपियन कंट्रीज़ को, और हम यूरोपियन नेशनल चैम्पियनशिप वुमेन और मैन, और वहाँ पे रहा। ओलंपिक क्वालिफायर राउंड भी खेले हम उन्हीं के वहाँ पे एज ए कोच आज़रबाईजान के नेशनल टीम्स के। और उसके साथ साथ फिर 2017 में 17 में तकरीबन 17-18 साल बाद जब मैं अपने मुल्क में वापस आया, तो जब मैंने अपने मुल्क की वो शर्ट पहनी जिस पे ऊपर पाकिस्तान लिखा था 2017 में, पाकिस्तान यूनियन की टीम के साथ 2017, और ये जगह है इस्लामाबाद की। तो जब मुझे पहनाई गई ना शर्ट कि ये आप इस टीम का हिस्सा हैं एज ए कोचिंग का, और ये जो किट है आपके लिए, तो रियली इतनी बड़ी मेरे लिए थी वो चीज़ थी कि जब मैं अपने मुल्क को छोड़ के गया, इतनी बड़ी अचीवमेंट ली, बाहर चला गया, सब कुछ किया, और मुझे ये एजाज़ मिल रहा है कि मैं 17 साल बाद अपने उस मुल्क की शर्ट पहनी, अपना फ्लैग अपना। मेरे साथ थे ताज ज़मान, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मंसूर अहमद, अल्लाह ताला उनको जार रहमत में जलाए, ओलंपियन है, वर्ल्ड कप की हीरो है। हम इकट्ठे रहे, उन लोगों ने फिर मुझे ऑनर किया और पाकिस्तान फेडरेशन ने ऑनर किया। 17 साल बाद फिर एशिया कप जो है वो जूनियर्स कोंतान में हम सिल्वर मेडल हुई है। उसके बाद मलेशिया में और भी इवेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेले, और यूरोप टूर पे स्पेन में तरासा में वहाँ हम सीरीज़ जीते स्पेन से। अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांस की वजह से पाकिस्तान जूनियर जो क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ हम नहीं जा सके। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई उस वक्त कंट्रीज़ की, तो हम वीज़ाज़ की या उस कि नहीं जा सके, तो वो भी था। फिर उसके बाद मैं म्यांमार चला गया, म्यांमार सी गेम्स में मुझे सिल्वर मेडल मिला वहाँ पे। और उसके बाद एशियन गेम्स जकार्ता एक बहुत ही बड़ा, आप जानते हैं एशियन गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, ओलंपिक से पहले वो है, बड़ा इवेंट है। वहाँ मेरी एक डिफरेंट असाइनमेंट मुझे मिली एज ए इवेंट मैनेजर। तो एशियन गेम्स का हॉकी का इवेंट आपने पूरा ऑर्गेनाइज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो 300-400 लोग थे मेरे अंडर, उनकी टीम से, उनको हमने फिर ट्रेन किया। 6 महीने में जकार्ता में रहा। उस सर्विसेज की एक्नॉलेज के लिए वो जो है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और एशियन हॉकी फेडरेशन ने मुझे ऑनर किया, और मेरी सर्टिफिकेशन वहाँ उन्होंने कर दी। उसके बाद फिर ओलंपिक नेक्स्ट जो है चले गए। चम्बी ट्रॉफ़ी का तल्लक है, जितने भी इवेंट्स हैं हमारे, एशिया कप हो गया, एशियन चम्बी ट्रॉफ़ी, एज ए कंपटीशन मैनेजर जो है उसमें कंटिन्यू हम काम करते हैं, मैनेज करते हैं। हमारा बेसिकली इवेंट्स जो है ना उसको फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम जो है ना उसको हमारे जो नेशनल हॉकी एसोसिएशन जो पार्टिसिपेट करें फैसिलिटेट करें, और उसका जो मेन जो स्टैंडर्ड है हाई परफॉर्मेंस हम उसको मेंटेन रखते हैं, और उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकास्ट है, कमर्शियल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो वो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ एशियन हॉकी फेडरेशन में टिल नाउ एज ए कंपटीशन मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके साथ अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा दूसरी जो जॉब थी वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एज ए ट्रेनर। उससे पहले मैंने बहुत सारे कोर्सेज में एज ए खुद जो है वो तालीम हासिल की हॉकी के डिफरेंट कंट्री में, हॉलैंड, इंडिया, जर्मनी और डिफरेंट और ममालिक में, इंग्लैंड, वहाँ पे कोर्स की। फिर मैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एज ए ट्रेनर जो है वो बन गए, और वो जो सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स यूके से है वो। और अभी भी हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट हैं एजुकेशन के, वो और एशियन हॉकी फेडरेशन के जो है हमारे एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है सारा, उसका पार्ट है। हम फैसिलिटेट करते हैं अपनी कंटिनेंटल फेडरेशंस को, जितनी भी हैं हमारे कोचेस जो भी, उनको हम फैसिलिटेट करें थ्रू ऑनलाइन भी, फेस टू फेस भी, ताकि मैक्सिमम हम जो हॉकी की तालीम है वो दें, ताकि स्टैंडर्ड जो है वो कोचिंग का और प्लेयर्स का बेहतर से बेहतर हो सके। यहाँ तक, और बाकी हम फर्दर इन फ्यूचर वो चल रहा है। अभी हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, अभी कोविड की वजह से अब बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे इवेंट्स जो है वो पोस्टपोन होने पड़े और नेक्स्ट ईयर चले गए, तो वो भी है, और उनको भी मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता है। ओलंपिक जो है अभी बताएं टोक्यो में का टोक्यो ओलंपिक इंटायर डिफरेंट एक्सपीरियंस है अभी ये, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के आपको पता है कि 2020 में होना था अगस्त में, और जुलाई अगस्त में वो पोस्टपोन हुआ और 2021 में आ गया। वहाँ ये था कि रिस्ट्रिक्शंस थी, SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ है वो है एथलीट कि जो है ना वो उनको फैसिलिटेट करना है, उनको सेफ़ रखना, सेफ़ इन्वायरमेंट में जो है ना इस इवेंट को करवाना। मेरे ख्याल में
ये बहुत बड़ा चैलेंज था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, और इसकी अप्रिशिएट जितनी भी कम की जाए वो कम है। टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, उन्होंने इस बिग चैलेंज के अंदर जो है बड़ा ही सक्सेसफुली जो है वो इवेंट कंप्लीट हुआ। जहाँ तक तल्लक है हमारे ऑडियंस का, वहाँ पे ये एक रिश्ता, उसको पहले तो सोचा जा रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो लोग आएँ इस इवेंट को देखें, मगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि वो अलाउ नहीं किएगा और बगैर ऑडियंस की हुआ। मगर फिर भी उसकी बहुत बड़ी कवरेज ऑनलाइन, टीवी के ऊपर, कमर्शियल बहुत ज़्यादा गई है। बहुत सारी कंट्रीज इसको इंगेज किया, बहुत सारे जो है ना शायकीन ने इसको देखा टीवी पे, ऑनलाइन पे, नेट पे, हर जगह, और उस हिसाब से जो बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज इवेंट था हॉकी। एक ओलंपियन क्या होता है, ओलंपिक में जाकर उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए जी, ओलंपिक अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो एक ह्यूज बिग ऑनर है। आपको पता है कि वर्ल्ड जितनी स्पोर्ट्स है वो हो रही हैं, और वहाँ पे आप एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं कि आपको ऑनर मिलता है, कि रिवार्ड है उसका। आप इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, आपकी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलते हैं, मगर ओलंपिक चूँकि एक मजबूआ है सारी स्पोर्ट्स का, तो वहाँ पे जाना एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात होती है, एजाज़ की बात होती है कि ओलंपियन जो है ना ओलंपिक तक पहुंचना ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़े चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल अपने थोड़ा सा बताऊं कि अभी मैं बताऊं कि ऑलमोस्ट 27 साल हो गए हैं अभी। अब 27 साल के बाद तो मुझे चांस मिला कि ओलंपिक में जाके अपना शमूलियत अख्तियार करूँ, तो उसकी इन बिटवीन कितने बड़े चैलेंजेस हैं। आप अगर जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रन करना है, पार्ट उसका बनते हैं, तो पहले आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आपने किया क्या है स्पोर्ट्स के मुतल्लिक, आप जानते कितना, एक्सपीरियंस कितना आपका। इतने बड़े इवेंट का हिस्सा होना और उसकी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही हैं, क्या आप उसको पूरा उतर भी सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वो सिलेक्शन ऐसे होती नहीं है, वो आपकी हिस्ट्री का बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज इस गेम के मुतालिक, ठीक है जी, उसमें इवेंट्स को कैसे रन करना है, वो सारी चीज़ को मद्देनज़र रख के आपकी सिलेक्शन होती है। तो वो एक ऑनर की बात है। मैं ज़रूर कहूँगा मुझे भी जितना प्रिपेयर किया है वो एशियन हॉकी फेडरेशन, ये बहुत मैं शुक्र करता हूँ अपने डिपार्टमेंट का कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उस शख्सियत का नाम कभी नहीं भूलूँगा, उनका नाम है तैयब इकराम, वो एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO हैं। उन्होंने एज ए फ्रेंड, एज ए फादर की तरह हमें जो ना हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमें नॉलेज दिया, हमें लीडरशिप पैदा की कि आप किसी भी बड़े इवेंट में जाएं तो आपने कैसे उसको मैनेज करना है, रन करना है। तैयब इकराम साहब जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है एथलीट कमीशन के वो मेंबर्स हैं, और बड़े प्रोजेक्ट वो रन करते हैं, हमें लीड करते हैं, और IOC में डायरेक्टली वो हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में हैं वो, और हमारे CEO हैं। वो हमेशा हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनसे मिलती है, और बहुत ज़्यादा तरबियत का जो हमने हासिल की, उनमें बहुत बड़ा उनका रोल है हिस्सा। आपने कभी सोचा था कि मैं कभी ऑफिशियल ओलंपियन बनूंगा? हाँ, मैं फिर अगर वापस जाऊँ ना 1988 में, तो टीवी पे ज़ाहिर बात देखते थे तो ये ख्वाब सा लगता था कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओलंपिक तक पहुँचना एक ड्रीम्स है ना। हाँ, ये है कि आप ड्रीम ज़रूर देखें, कुछ पता नहीं कहीं आपको लेकर जाए, आप अपनी लाइन ले लें, बस सोचते रहें कि यार वहाँ तक पहुँचना है, देखिए इसका रास्ता जाता किस तरफ से, और वो जब सोचेंगे नहीं तो फिर पहुँचेंगे नहीं। वो एक सोच पैदा हुई, और उसके बाद बस यहाँ पे हॉकी स्टार्ट की और नेवी में चला गया डायरेक्टली। मैं आपको बताऊँ, वो जो ओलंपिक के प्लेयर्स खेलते थे ना टीवी पे हम देखते थे, तो सिर्फ इतना सोचते कि क्या इन प्लेयर्स को डायरेक्टली फिजिकल देख ही भी सकेंगे, जिनके लिए हम इधर रात को उठ के मैचेस देखते हैं। लगता था नहीं, ये नामुमकिन सी चीज़ें हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं। हकीकतन दोस्तों बैठे थे, कहते नहीं इम्पॉसिबल, आप कहाँ उन लोगों को मिलेंगे, कहाँ ये लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के यदि से। मगर मैं आपको बताऊँ सरप्राइज़, हम इकट्ठे बैठ के भी खाना खाए, हम इकट्ठे बैठ के स्टोरियाँ शेयर की। वो लेजेंड, वो ओलंपियन पाकिस्तान के लिए नाम है, और उन्होंने बड़ी इज्जत की, बड़ा ऑनर दिया। जब हम बैठे ना, कहेंगे ये स्टोरी थी, सब उनसे भी स्टोरी पूछी। मुझे याद ये 2018 में हमें हसन सरदार भाई जो बैठे, हसन सरदार भाई से मैंने पूछा, आप मुझे बताएं आप ओलंपिक तक कैसे पूछा, और ये पाकिस्तान में कैसे है, क्या हुआ? कहते मैं कराची में स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे चांस नहीं मिला, मैं लाहौर आ गया, लाहौर से मैं बस क्लिक हुआ, अच्छा हुआ, मैं गया पाकिस्तान टीम में, और यूँ बस उसके बाद में पलट के नहीं देखा। मगर स्ट्रगल बहुत की उन्होंने। बड़े और लेजेंड हैं अभी, अख्तर रसूल साहब, अक्सर हम ट्रैवल करते हैं इकट्ठे, और वो भी बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है। मंजूर भाई,
मंजूर हसन अक्सर हम अभी DHL लाहौर में ट्रेनिंग भी करते इकट्ठे, हम स्टोरी शेयर करते हैं, वो भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है, उन लोगों से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं ज़रूर कहूँगा ये लेजेंड्स अपने पाकिस्तान का सरमाया थे, इनका बड़ा नाम है और इनकी बड़ी खदमात है इस मुल्क के लिए। अगर आप देखें वहाँ पे एक दिल परेशान हुआ था, अफसोस भी हुआ था टोक्यो ओलंपिक में कि हम पाकिस्तानी हैं तो ठीक है, एशियन हॉकी फेडरेशन में हैं तो पाकिस्तानी, हम एशियन हॉकी अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पार्ट ऑफ इवेंट हैं, हॉकी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑपरेशन गेम ऑपरेशन के हिस्से हैं, मगर वो अफसोस था कि काश कि हमारी पाकिस्तान टीम इस ग्राउंड में खेल रही थी। वो वहाँ पे थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ कि क्या होता कि हमारी टीम खेल रही थी, हम इस ऑर्गेनाइजिंग में करवा रहे थे, तो ये थोड़ा सा था। तो ये थी चीज़ लंबी और वो ड्रीम्स पूरा हुआ, फिर बस अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसमें जितना सफ़र भी किया, स्ट्रगल भी हुई है, उसमें मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने भी बहुत किया, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वालिद साहब थे ना, वो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और वालदा थी वो मैं अभी भी याद करता हूँ कि वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे भी उन्होंने ना मुझे मोटिवेट किया, और वालिद साहब ने मेरे बैक रहे। और कुछ मेरे फैमिली के वो मेरे मोहसिन जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के बड़ा किया, आज इस दुनिया में नहीं, गुलाम अब्बास ज़ैदी बहुत ही अजीम शख्सियत जिन्होंने कभी गिरने नहीं दिया। चैलेंज आए मेरे साथ, इतने बड़े चैलेंज है कि मैं बिल्कुल विड्रॉ कर रहा था कि मैं इस फील्ड में ख़त्म कर दूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मगर उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं होने दिया। और उन्होंने जाने दें, आप चाहो जैसा भी होता, क्या चाहिए, फाइनेंशियली चाहिए, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट की। बाहर चला गया मैं, वहाँ पे चैलेंजेस आए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह की करम नवाजी से फिर मुझे भी मौका मिला टोक्यो ओलंपिक में जाने का, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है। आपने एशियन ट्रॉफी में बतौर कंपटीशन मैनेजर खदमात सर अंजाम दिए हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। हाँ जी, ओमान में एशियन चैम्पियन ट्रॉफी, ये पहला मेरा इवेंट था एशियन हॉकी फेडरेशन आगे एशियन चैम्पियन ट्रॉफी। बड़ा अच्छा इवेंट कोई भी हो, उसमें सबसे पहले तो आपने प्लानिंग है आपकी, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसके क्या आपने करना है, उसको रन कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करो, ब्रॉडकास्ट कैसे की, प्लेयर्स को फैसिलिटेट, ऑफिसर्स को, लोकल कोऑर्डिनेशंस, और जो टीम रन करेगी उसको आपने कैसे ट्रेन करना है, और उसका जो है वो लेवल स्पेशली जो रखते हैं, क्योंकि एशियन हॉकी ट्रॉफी एक हाई परफॉर्मेंस गेम चल रही होती है और टॉप टीम्स हैं एशिया की, उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग कैसे जाएगी। तो ये चीज़ें पर इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं है, ये एक तो पूरी प्लानिंग है, 4-5 मंथ बिफोर स्टार्ट हो जाती है, अभी होने लगी, तो हम इसमें काम कर रहे हैं, ये कैसे कैसे रन होगा, क्या क्या चीज़ होगी, किन किन चीज़ों को हमने ख्याल रखना है, इसका जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे हाई रखें, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि हमारा कंपटीशन जो है ना यूरोप से दूसरी कंट्रीज होता है, तो हम अपना जो इवेंट्स है उसको हमारी हतल विसा ये कोशिश होती है कि उसका स्टैंडर्ड जो है उसको हाई पेस पर रखें, ताकि मैक्सिमम इंटरटेनमेंट जो है ना हम दे सकें हमारे ऑडियंस को। आप हॉकी खेलते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ये बताएं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हॉकी टीम को किस नंबर पर देख रहे हैं? देखिए, नंबर्स की तो कोई ऐसा नहीं कि किस नंबर पे हो, मगर ये चीज़ है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो है डायरेक्टली प्लानिंग्स और चीज़ों को मैनेज करना, और उसके बाद एक्शन प्लान है, और की प्रायोरिटीज़ जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। आपने शॉर्ट टर्म जाना है या लॉन्ग टर्म में जाता है, तो शॉर्ट टर्म में ये होता है कि चैलेंजेस हैं, कभी स्टेबिलिटी नहीं आती परफॉर्मेंस में ज़्यादातर। हमें दूसरे एक्सपीरियंस हमने देखा है इंटायर वर्ल्ड में, तो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जाने के लिए आप जो सोर्सेज हैं वो बड़े मायने रखते हैं, आपके कितने सोर्सेज हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो किन किन फेसेस से जाएगी, और उन फेसेस के ऊपर आप कैसे मॉनिटर करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये आपने पहले सोच के रखना। ये प्लानिंग के अंदर होगा, ये नहीं कि आप मिड में जाएँ और आपको चैलेंजेस आए तो आप फिर ट्रबल में आ जाए, सडनली आपकी परफॉर्मेंस डाउन है, वो नहीं। तो बिफोर एंड सारी प्लानिंग वो है, और वो सोर्सेज हैं, फिर वो ज़रूरत है। और आजकल देखें कि इंटरनेशनल हॉकी जो है उसमें जो हाई परफॉर्मेंस है, इसका स्टैंडर्ड है, उसमें तो जो फाइनेंशियल इनपुट है वो ह्यूज है। मैं अपना सिंपल एक छोटे से कंट्री में था अज़रबैजान, वो हमारा बजट होता था 1,35,000 यूरो एक महीने का, 2 टीमों का, और उसका स्टैंडर्ड थी एक टूर का जो ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता 15 डेज़ का। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कितना बड़ा फाइनेंशियली इनपुट चाहिए, और आपने अगर कम्पीट करना है वर्ल्ड को उस लेवल पे जाना है।
बाकी जो डायरेक्शन एजुकेशन का जो है वो ज़रूरी है हॉकी में। अगर आप क्वालिटी जो है ना वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटी अगर है तो क्वालिटी पे जो आपने वर्क करना है। क्वालिटी कैसे वर्क होगी, बेहतर होगी, तो वो है कि आपका जो स्टाफ है वो टेक्निकल और हाई परफॉर्मेंस और वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस, वेल नॉलेज उसके पास होना चाहिए। जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, डायनामिक्स चेंज हुई हैं हॉकी के, उनका नॉलेज उनको होना चाहिए। अगर वो खुद वेल नॉलेजेबल हैं प्रेजेंटली क्या हो रहा है दुनिया में हॉकी में और क्या इनोवेशन लाई जा सकती हैं, अगर वो उनके पास है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं किसी भी टीम के लिए। अगर आप उसमें वीक हैं या नहीं हो पा रहा, आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो नॉलेज आप नहीं गेन कर रहे जो ज़रूरत है बाकी दुनिया का रही है, जो टेक्निकल इनपुट ले रहे हैं हम, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल आ गया इसमें, और बाकी प्लेयर कैपेसिटी बिल्डिंग्स उसमें आ गई है। फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि अभी पहले 35 मिनट्स और 2 हाफ होते थे, फिर 4 क्वार्टर, अभी तो एक घंटे 60 मिनट मैच होता है, तो 4 क्वार्टर में अभी आपने पहले 15 मिनट में किस पेस पे रखना है, 2 मिनट की ब्रेक है तो आप तो 80%, आपने तो 100% जाना है। आपने 4 मिनट के बाद आपने 5 प्लेयर चेंज कर देने, अगले 5 मिनट तो बहुत बात है, 3 मिनट में 5 प्लेयर लाइन पे हैं, 5 अंदर जाएंगे वापस आएंगे। वो जो टेम्पो आया या वो स्पेस, हाई पेस पे गेम चली गई है, उसको मेंटेन करना अभी एक चैलेंज है। अगर आप फिज़िकली डाउन हैं और यार आपकी चेंज जो है, आप एक टीम खेल रही है, वो 3 मिनट के बाद प्लेयरों को चेंज करती है, आप 5 मिनट के बाद चेंज करते हैं, तो कहाँ चलेंगे, यूँ ड्रॉप होगी, वो मेंटेन नहीं कर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फिटनेस का है अभी रोल वो बहुत बड़ा बढ़ गया, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो, आप हाईली इंफॉर्मेशन आपके पास हो, डायनामिक्स क्या चेंज हो रहा दुनिया में हॉकी के, वो हो, ताकि अगर आपके पास आप क्वालिटी ट्रेनर है ना, क्वालिटी कोच है ना, तो क्वालिटी आप प्रोड्यूस करेंगे, आपको क्वालिटी प्लेयर्स मिलेंगे। क्वांटिटी अभी कम हो गई है, कम क्वांटिटी में क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी। तो वो तभी होगा कि आप फुल वेल अवेयर हैं, आपके पास वो नॉलेज है कि इंटायर वर्ल्ड क्या कर रही है या वो क्या जिद्दत लाते हैं हर 2 महीने में 3 में, उनको अगर कम्पीट नहीं किया जा सकता तो भाई एक चैलेंज है। ज़िला अटक में हॉकी के फ़रोग़ के लिए आपने क्या काम किया है और मज़ीद क्या कुछ करने का इरादा है? अटक के हवाले से मेरी हातुल वसाज तरजीहात में से हमेशा रहा है कि आप जिस इलाके से जाते हैं तो फिर वापस आके उस इलाके के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़राइज़ होते हैं कि आप अपने इनपुट, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपनी खिदमत उस इलाके स्पेशली उन बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि हमें भी किसी ने उंगली पकड़ के किसी एक क्लब से दूसरी भी ले गया तो आप इसी तरह वो चेन जारी रखें, छोड़े ना, बेशक वर्ल्ड में चले जाएं। अभी जो है वो अटक में हम हज़रो, खोड़, ये मठाल, बसाल और ये थटा में काम कर रहे हैं। हर साल बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, हमारे बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे आते हैं, और मतलब साथ जो कोचेज़ हैं उनके साथ भी मेरी इंटरेक्शन होती है, इनको तालीम देते हैं कि वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा है, कुछ चीज़ उनको फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, पढ़ाते भी हैं, गेट टुगेदर भी होती है। थर्टा जो है उसमें वे भी काफ़ी बच्चे हैं, और स्पेशली ये कि हमारी जो तरजीहात हैं कि ये बच्चे एक तो डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, एक तरतीब में आ जाएं, क्योंकि आजकल स्पेशली मुझे कंसर्न है अपने इलाके से। अभी जो नौजवान है उसके पास सिवाय मोबाइल के ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड का ना होना ये भी एक बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज है इलाके के लिए और हमारे सब के लिए और वालिदैन के लिए भी, क्योंकि अगर आप वो शाम को ग्राउंड नहीं जाता तो आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। ये एक चैलेंज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो उसकी डायरेक्शन सीधी रखें, हम मैक्सिमम ग्राउंड को आबाद करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स भी हो। हॉकी तो हमारी है, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। अभी साथ साथ दूसरे भी प्लेयर स्पोर्ट्स वालों से बोलते हैं कि आप कौन सी स्पोर्ट्स करें, हम आपको हेल्प करते हैं, हम जॉइंट एडवेंचर करते हैं, छोटे छोटे इवेंट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, हम इसको जारी रखें ताकि वो बच्चे मैक्सिमम ग्राउंड में आएँ। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और उनके पास बैठा भी हूँ, क्योंकि आपको चाहिए होता कि जब आप कुछ करना चाहें तो डीपली डेप्थ में जाके उन बच्चों के साथ बैठें जो ग्राउंड में नहीं जाते, जो नशे की तरफ चले गए। अभी उनको सेव कैसे करना है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 जगह पे बहुत बेहतर जा रहे हैं, मगर कम नहीं है। हमारा टारगेट ही है, जितने भी हमारी कमेटी है, जो लड़के इस काम कर रहे हैं, इनको ये ना सोचे कि सारे ओलंपियन बन गया पाकिस्तान के लगे, नहीं, उसको ग्राउंड में लाना है।
वो ग्राउंड में नहीं जाएगा स्कूल के बाद, वो पता नहीं गली में तो ग्राउंड नहीं है, वो किस डायरेक्शन पे चला, वो स्मोकिंग पे चल जाए, वो ड्रग्स पे चला जाए, ड्रग्स पे चले गए लोग बच्चे। और वो जो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनकी वालदा जो है वो सुबह जाती हैं 60 किलोमीटर कहीं दूसरी जगह पे काम करके, शाम को 6 बजे आती हैं, उसके बाद उसके बच्चा क्या, उसका दिल तो धड़कता होगा ना कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मेरे कुछ देखने वाला नहीं, मेरा एक बच्चा है, वो बच्चा कहाँ पे होगा। जब वो वापस आती है तो रात को 10 बजे अपने बच्चे को देख रही होती है, उसकी जूती टूटी होती है। मैंने प्रैक्टिकल इस गांव के अंदर देखा है, मेरे आंसू गिरे कि क्या हमारा माशरा इतना दूर चला गया कि हम अपने नज़दीक ये भी चीज़ें नहीं देखते कि एक माँ जो है वो कितनी स्ट्रगल, कितनी मुश्किल में है। ये हमारा एक चैलेंज है, हमने इसको फोकस किया हुआ है कि इस तरह के जितने बच्चे, सारे बच्चे कम से कम जो ऐसे हैं, हम कैसे एक माशरा, हम खुद उनकी रहनुमाई, उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वो है ग्राउंड, जिसके ऊपर हम काम भी करें। यहाँ पे हमारे स्पोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। डीसी हो गए, दूसरे एसी, सारे हर इवेंट में आते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। और हमारी कॉज भी ये है कि इस डायरेक्शन पे हमने लेके जाना है और अपनी खिदमत देनी है, अपने माशरे को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करनी है बेहतरी की तरफ। वो अभी बताऊँ कि ये बच्चे इधर आए हैं ग्राउंड के अंदर, अभी वो आर्मी, एयरफोर्स और दूसरे डिपार्टमेंट हॉकी की बेस पे यहीं पे खेल के जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। अभी हमने कुछ किया कि दूसरी सिटीज़ के अंदर कहाँ फैसिलिटीज़ इनको की जाए, इनकी एजुकेशन वहाँ पे हो जाए और इनको हॉकी वहाँ पे मिल जाए और ये कुछ अच्छी डिग्री लेंगे, स्कॉलरशिप पे चले, उस पर हम कम कर रहे हैं। वो है लाहौर में कर रहे हैं बच्चे ज़्यादातर, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। स्पेशली अभी मेरा ज़्यादा फोकस इधर है कि हमारा गाँव थोड़ा सा पीछे है, बाकी स्पोर्ट हॉकी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जगह ऐसी तलाश करें जहाँ हम ग्राउंड बनाएं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, वहाँ पे हम अपने मल्टी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करें, यूज़ करें। अच्छा जी, आप ये बताएं कि अटक के हवाले से आप क्या समझते हैं कि यहाँ से आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकाल सकेंगे? हाँ जी बिल्कुल। कोई चैलेंज तो होता है कि आप उनकी तरबियत कैसे करते हैं और आपका जो स्टाफ उनके साथ लगा हुआ वो उनको आप ट्रेन वो कैसे हैं, और उसके बाद फर्दर अपॉर्चुनिटी जो है उनको अवेल करवानी होती है। तो उसमें है हमारे अभी बच्चे हैं जो दूसरे जो सिटीज़ में हैं, वो इसी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से वो क्लिक कर जाएँ। एक तो उनकी तालीम का ख्याल किया जा रहा है, वो ऑलरेडी किसी अकेडमीज़ में काम कर रहे हैं और 4 साल का टारगेट है, यंग है, अभी अंडर 16 है, तो 21 साल तक कहीं ना कहीं वो इंशाल्लाह ताकि पाकिस्तान के कैंप से ज्वाइन करें। उसके बाद फर्दर देखते हैं कि वो उनके ऊपर कितनी मेहनत की जा सकती है ताकि वो पाकिस्तान की टीम कैसा बने, पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करे। और कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बस उनको डायरेक्शन देनी है, उनकी तरबियत सही अच्छी कोचेस से हो ताकि वो क्लिक कर जाए आगे। वो है इस तरह इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से और ख़ास तौर पर अपने इलाके से आप क्या समझते हैं, किसी शागिर्द खिलाड़ी को अपनी जगह पर देख रहे हैं, यानी मुस्तकबिल में वो आपका जाननशीन बन सकता है? हाँ, ये ज़रूर है। अभी कुछ यंगस्टर हैं, अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम वो ज़रूर ऊपर आएंगे। और सबसे ज़्यादा ये कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी तरबियत कैसे करते हैं, उनका ऐसा कैसे बांधेंगे, उनको ट्रेन कैसे करते हैं। तो वो एक टाइम है जो उनको देना है और डायरेक्शन देनी है। मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और जब मैं जा सकता हूँ ऊपर तो क्यों नहीं कोई और जा सकता। ये है कि उनकी हेल्प ज़रूरी है। अगर हम हेल्प नहीं करेंगे ज़ाहिर वो स्ट्रगल करेंगे, वो रास्ते में कहीं विड्रॉ ना कर जाए, चैलेंज आता है इसमें, तो वो उनकी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो वो इंशाल्लाह हम उस पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर आएँ और वो भी हमारी तरह कहीं ना कहीं अपनी खिदमत सर अंजाम दें। आप अपने गांव में ग्रास रूट लेवल पर हॉकी शुरू करने का कोई इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, शुरू की भी थी मैंने और यहाँ से, और फिर मुझे असल में फिर इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए बाहर जाना पड़ा, काफ़ी टाइम मुझे बाहर रहा। अभी फिर हम फोकस कर रहे हैं, हमारी कुछ जगह हैं यहाँ पे जो अनयूज्ड हैं और हम चाह रहे हैं कि हम उसको किसी शेप में लाएँ और वहाँ पे छोटे मोटे ग्राउंड हों ताकि हम जो इवेंट्स दूसरे गाँव में, दूसरे सिटीज़ में, अपने तहसीलों में करवाते हैं, तो एक हम यहाँ अपने गांव के अंदर जो दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ थी हमारी हॉकी और चलती रही काफ़ी, और अभी भी लड़के काफ़ी जो हैं एक दो आते हैं दूसरी जगहों पे जाके खेलने के लिए, तो हम उसको दोबारा शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अनकरीब बेहतरी की तरफ जाएगा। और इसी तरह हमारे गाँव के अंदर भी वो इंटरनेशनल प्लेयर सारे, क्योंकि चैलेंज होता है गाँव के अंदर एक इंटरनेशनल इवेंट पड़ा, ऑल प्लेयर आए यहाँ पे, मगर वो अच्छी होता है, वो आने से मोटिवेशन मिलती है और इलाके के लोग उसको देखते हैं
दूसरे स्पोर्ट्स का तो चलते रहते हैं, हॉकी का भी। तो इंशाल्लाह इसी साल या करीब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होती यहाँ हम एक हॉकी का इवेंट करवाएंगे, तो हम हॉकी को रेगुलरली यहाँ पे अपने गांव में भी स्टार्ट कर देंगे। अपने नौजवानों को खेल और ग्राउंड के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, ये जो कि हमारा टारगेट ही एक नौजवान है, माशरे के अंदर हमारा जो नौजवान है जिसको हेल्प चाहिए, हम उसका साथ बने, उनकी मोटिवेशन करें, उसको आगे लेके जाएं। नौजवानों के लिए ये है कि एक ज़िंदगी की तरतीब है, उठने से लेके सोने तक और फिर उठने से लेके सोने तक। वो जब आप सूर्य निकलने से पहले आपने क्या करना है, वो हमारा खालिक है ना, हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, जिसने हमें इस दुनिया में, उसका कुछ हमारे ऊपर हक तो है ना, वो है फ़राइज़, अल्लाह के फ़राइज़। वो जब हम तरतीब स्टार्ट करेंगे तो उठेंगे ना, आँख खोलेगी सूर्य से पहले, तो उसका शुक्र अदा करेंगे जो सांस देता भी है और लेता भी है। एक सांस बाहर चले जाए वापस नहीं आती, मगर उसकी करम नवाज़ी है कि हमारी सांसें अभी तक जिंदा हैं, ये उसकी करम है। तो हमें उठ के सबसे पहले उसकी बरगाह में हाज़िर दें। सूरज निकलता है ना, फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं स्कूल के लिए। जब आप स्कूल से वापस आए तो फिर आपने क्या करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आप कुछ स्कूल का काम नहीं करते, आप वैसे ही भाग जाते हैं, आप टोटली स्पोर्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। नहीं, आपने घर के भी देखें, रूटीन है, फिर आपने नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने तो स्कूल का करना है, फिर आपने ग्राउंड में जाना है। जो असर से मगरब का टाइम है ना आपका, इस नौजवान को मैं कहूँगा कि आप बजाय किसी गली मोहल्ले में, सड़क पे, कहीं होटल पे, कहीं ऐसे फिरने के, मोबाइल पे, आप ग्राउंड में चले जाए। कोई भी खेल हो रही है वहाँ पे दिल नहीं करता, उसको देखना शुरू कर दें। दूसरे दिन ऑटोमेटिकली आप जो है ना खुद सेल्फ मोटिवेशन पे चले जाएंगे कि मुझे भी ये करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स करेंगे तो हेल्थी माइंड होगा। अगर आप हर वक्त मोबाइल पर रहेंगे तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तरफ ले जाएगा। आपकी जो इनोवेशंस है, सोचने की, उसमें ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ग्राउंड के ऊपर जाएँ, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपका माइंड ज़्यादा बेहतर होगा, आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा, इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो जाता है, अच्छी सोच पैदा होती है। तो ज़ाहिर बात है, इस पर रहें, मैक्सिमम कोई भी स्पोर्ट्स करें उसमें ज़रूरी है। तो मैं फिर कहूँगा जो तरतीब का फिर थर्ड पार्ट जा रहा है ना, वो मगरब है। ये ग्राउंड से फिर डायरेक्टली कहीं नहीं जाना, ग्राउंड से सीधा फिर अल्लाह के हुजूर फिर जाना, शुक्र अदा करना। और सबसे ज़्यादा कि इशा की नमाज के बाद मेरा नौजवान जो जाता है ना पैकेजेस पे 12 से 1 बजे नेट पे बैठते, ये ज़िंदगी की तरतीब नहीं है, ये हमें किसी और तरफ लेके जा रही है। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद भी तो पता होना चाहिए ना, कि जिसने मुझे पैदा किया उसने मुझे बताया क्या है, जो जिसके उम्मती हैं उन्होंने हमें सबक क्या दिया था कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में। ये तो 50 साल की है, हम भी तो ना, अब मुझे याद पड़ा 84 में कितना 10 साल, आज 46 पे चले, लाइफ कितनी है, बहुत कम है। इसको एक तरतीब से गुजारें, जिस का जो हिस्सा है वो अदा करें, बहुत अच्छी बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। मगर जब हम तरतीब तोड़ेंगे तो वो एक चैलेंज, वो सेहत ख़राब, वो डिप्रेशन का शिकार, मुझसे रिलेटेड, उस बच्चे से रिलेटेड जो 2 और लोग भी ना वो डिस्टर्ब। अगर आप रूटीन में रहेंगे, वो भी खुश, सब कुछ, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, मिलता वही है, सब कुछ मिलता। मत भागें इतना ज़्यादा दुनिया के पीछे, कहीं आप वक्त के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी ना ख़त्म कर दें। थोड़ा सा स्टेबल करें, थोड़ा सा उस तरफ जाएं और ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारें। मेरी गुजारिश होगी मेरे नौजवानों से कि आप मगरिब के बाद आप घर से बाहर ना जाया कर। यही बताया गया हमें हमारे दीन ने भी, और इसी में सारी खुशी है, इसी में सब कुछ है कि अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने भाइयों का, अपने माशरे में इज़्ज़त की तरह रहें। वो तब कि आप रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट दें। मेरे बड़ों से भी गुजारा है कि अपने बच्चों का जो आप पे हक़ है वो ज़रूर उनको दें। इस कशमकश की दुनिया में कहीं ये ना हो कि जो टाइम उसका था वो कहीं और चला गया और ये बच्चा कहीं और चला गया। नाज़रीन, ये थे नामवर ओलंपियन ज़ैद अली ख़ान साहब, जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया जी। इसी के साथ मुझे आटक टुडे न्यूज़ को मटियाल से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।